silent. वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एंड यू आर कीपिंग अप विद योर स्केड्यूल. जो भी आपकी प्रिपरेशन है सही चल रही हो, सही दिशा में चल रही हो. कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड. इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये आर्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, हमें ये कवर करने हैं एंड विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. सेशन अच्छा लगे प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Do share it with your friends also. Let others know about this lecture, right? And अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें बाय लाइकिंग द लेक्चर. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कर दें. ओके, ब्रीफ दे देती हूँ कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें क्या कुछ है आर्टिकल्स जो कवर करने हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर पड़ती है, फ्लोरा फना वेजिटेशन वो देखेंगे. चांदक दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये चांदक दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, मतलब बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि इट विल टेक हार्डली 2 मिनट ऑफ योर्स. मैप में लोकेट कर लेना, बाकी मैं आपको इसके बारे में भी बता ही दूंगी. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी न्यूज के अंदर है, कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगी और ये अथॉरिटी के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कवर करेंगे. फिर यू हैव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, गाइडलाइंस, ये दो अलग ही टॉपिक है मतलब. फिर उसके बाद नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024. तो क्या ये गाइडलाइंस है, एजुकेशन सेक्टर से भी इंपॉर्टेंट पड़ती हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी डिस्कशन हम गाइडलाइंस को लेके करेंगे क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस करी हैं ये गाइडलाइंस. तो क्या कुछ ये गाइडलाइंस कहती हैं वो सारी. एंड देन GS पेपर 3 से आप लिंक कर सकते हो साइंस से इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज. सो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉज है और कोई टाइप है. सो ये सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर सेशन. आइडिया लग गया है क्या कुछ कवर करना है. तो फिर आई थिंक विदाउट टेकिंग एनी टाइम सेशन शुरू करते. कोई दिक्कत हो एज आई ऑलवेज से यू कैन आस्क मी, कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई डू रीड योर कमेंट्स. थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल कमेंट्स एंड पता चलता है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है और चीजें समझ आ रही हैं. इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती मेरे लिए. अच्छा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक नोटिस इशू किया है टू अमेजन. किस लिए? फॉर सेल ऑफ स्वीट्स अंडर द मिसलीडिंग नेम ऑफ श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद. तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. पिक्चर यहाँ पर सही नहीं लगी हुई है बट अभी हमारे लिए पिक्चर का इतना कोई महत्व है नहीं. हम सीधा चलते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट पे. ये लाइंस आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं लाइंस रीड नहीं करूंगी, मैं आपको 1 to 1 एक डायलॉग, एक डिस्कशन के रूप में समझा देती हूँ. लाइंस आप खुद भी रीड कर सकते हो. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी किया है अमेजन को. क्यों? क्योंकि इट रिसीव्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स. सो कंप्लेंट क्या है? दिस कंप्लेंट alleges दैट अमेजन इज सेलिंग स्वीट्स और वो मिठाई जो बेच रहे हैं वो एक मिसलीडिंग नेम से बेच रहे हैं, दैट इज श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद. ये दिस पर्टिकुलर एक्शन गोज अगेंस्ट द रूल्स. कौन से रूल्स? दैट आर सेट बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स जो हैं 2020, राइट. सो इट प्रिवेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कि आप कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हो. तो जो कंप्लेंट है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्यूजिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑल्सो. इट इज डिफाइंड एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो पूरा मामला यही है कि जो प्रसाद, जो स्वीट बेची जा रही है उसको बेची जा रही है विद श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद, राइट. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 के अंदर मेंशन है कि कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं अडॉप्ट कर सकती है ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, राइट. और उसके बाद एक और एलिगेशन जो है दैट इज रिगार्डिंग द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो कि डिफाइंड है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019.
प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में पढ़ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से एज प्रोवाइडेड इन दिस 2019 ये अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई और हुई 24 जुलाई 2020 के अंदर, राइट, 2020 में। इसका मकसद क्या है? टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट क्या? राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज अ ग्रुप, एज अ क्लास। तो अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन की बात करूं तो यहां पर आपको देखेंगे एक चीफ कमिश्नर हु हेड दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी एंड ओनली 2 अदर कमिश्नर्स एज मेंबर्स, जिसमें से एक जो है वो डील करेंगे विद द मैटर्स रिलेटिंग टू गुड्स और एक डील करेंगे विद द केसेस दैट आर रिलेटेड टू सर्विसेज। 2 मेंबर हो गए और एक चीफ कमिश्नर हो गए, एक गुड्स से डील करते हैं और एक जो भी केसेस हैं दैट आर रिलेटिंग टू सर्विसेज उससे डील करते हैं। इट विल बी एम्पावर्ड। तो यहां पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज बीन गिवन सर्टेन पावर्स। मैं उसको आपके लिए रखती हूँ 4 पॉइंट्स में। पहला क्या है, ये पूरी ना यहाँ लिखी हुई है, आप सिर्फ सुनते जाना, लिखा सब कुछ हुआ है। इन्वेस्टिगेट वायलेशंस, तो अथॉरिटी लुक इनटू द केसेस कि कहाँ पर आपके राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं एंड कैन फाइल कंप्लेंट्स और इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पहली बात। दूसरी बात, इफ अ प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस ऐसी है दैट इज फाउंड अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स, तो ये अथॉरिटी जो है इसके पास ये पावर है टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ सच आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। सो दैट मीन्स रिकॉल अनसेफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। थर्ड, कोई भी बिजनेस अगर एंगेज्ड है इन अनफेयर प्रैक्टिसेस या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट यूज कर रहा है तो ये अथॉरिटी इशू कर सकती है ऑर्डर टू मेक देम स्टॉप those activities. So order discontinuation of unfair trade practices. Then last, impose penalties. So CCPA has a right to impose fines on manufacturers, publishers जो कि responsible है for these misleading advertisements, ensuring that there are consequences for such actions involved. तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री, नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सॉर्टेड है। तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कन्फर दिस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 टू 19 चिल्ड्रंस। किस लिए? फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन हाउ मेनी कैटेगरीज? 6 कैटेगरीज। 6 की 6 कैटेगरीज पता होनी चाहिए, एज ग्रुप पता होनी चाहिए। अच्छा, पता होना चाहिए तो बहुत बात की बात है, पहले ये जो पता करते हो, जो ऑलरेडी पता है, क्या वो याद है? वो जरा आप अपने आप से सवाल पूछें। और आज है सैटरडे आई थिंक, हाँ आज सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी तो वीकली रिवीजन का टाइम आ गया है। मंडे टू सैटरडे जो भी हमने कवर किया है आज को मिला के इसको कल अच्छे से याद कर लेना, आपके पास टाइम है। और डेली रिवीजन अगर कर रहे हो तो फिर ज्यादा टाइम लगने का नहीं आपको, और मंडे को फिर एक नया टॉपिक, नया सेशन, नया आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो अपनी वीकली रिवीजन जारी रखें और वीकली के साथ फिर 4 हफ्तों को क्लब करके अपनी एक मंथली रिवीजन भी कर ले, राइट। अगर ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तब तो कोई बात बनेगी, और अगर ऐसे लेक्चर सुन के आधे घंटे का चले जा रहे हो कोई बात नहीं बनेगी, राइट। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी मत करना, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब चलते हैं आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पे। ये अवार्ड दिए जाते हैं टू द चिल्ड्रन, जो कि इनकी एज ग्रुप होती है 5 से 18 साल के बच्चों को, जिन्होंने इन कुछ कैटेगरीज के अंदर एक्सीलेंस शो करी हो। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, ब्रेवरी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। तो जिन बच्चों ने भी बहुत अच्छी अचीवमेंट करी हो या कुछ एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई हो तो उन्हीं के चलते उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, कोई अच्छा करता है तो उसको आप एनकरेज कर रहे हो ना। ऑब्जेक्टिव यही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इन अवार्ड्स का? टू एनकरेज, टू रिकॉग्नाइज दोज चिल्ड्रन जिन्होंने एक्सेप्शनल स्किल्स और अचीवमेंट्स हु हैव शोन इन दीज एकेडमिक्स में, आर्ट्स में, कल्चर में, स्पोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ अवार्ड।
तो कैटेगरीज देख लीजिए, देयर आर 2 कैटेगरीज कवर्ड अंडर दीज अवार्ड्स। पहले तो आप देखो बाल शक्ति पुरस्कार, इसको पहले नेशनल चाइल्ड अवार्ड भी बोला जाता था। ये अवार्ड दिए जाते हैं एज रिकॉग्निशन टू चिल्ड्रन जिन्होंने एक्सेप्शनल एबिलिटी, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट शो किया हो इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस एंड ब्रेवरी, और ऑब्वियसली फिर उन्हें रिकॉग्निशन दे डिजर्व। तो हर एक अवार्डी को एक मेडल मिलता है, कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख का, बुक वाउचर्स वर्थ 10,000, अ सर्टिफिकेट एंड साइटेशन। तो ये हो गया आपका बाल शक्ति पुरस्कार। फिर है अपना बाल कल्याण पुरस्कार जिसको नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड भी बोला जाता था। ठीक है, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक इंडिविजुअल अवार्ड और एक इंस्टीट्यूशन अवार्ड। इंडिविजुअल अवार्ड मतलब इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने कोई एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करी हो टू द सर्विस ऑफ चिल्ड्रन इन द एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 years। सो जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में, चाइल्ड वेलफेयर के अंदर कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन दिखाया हो, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, तो उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है जिनका ये जो योगदान है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा ऑन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन और उन्होंने एटलीस्ट 7 साल तक ये किया हो। तो यहां पर द नंबर ऑफ अवार्ड्स वुड बी 3। इसके अंदर एक कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख का, और सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक साइटेशन दी जाता है। ठीक है, सो ये हो गया अपना इंडिविजुअल अवार्ड्स। इसी के अंदर इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स भी हैं, मतलब ये उन इंस्टीट्यूशंस को दिए जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क दिखाया हो फॉर द वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फील्ड रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर में, किसी भी फील्ड के अंदर। तो इंस्टीट्यूशन के अवार्ड के अंदर यहां पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये सब। तो यहाँ 1 लाख है, यहाँ 5 लाख है, और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल के केस में मिनिमम 7 years का एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है। ठीक है, दोज हु आर एंगेज्ड इनटू सच एक्टिविटीज फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 years। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही सिंपल। ठीक है, Prime Minister inaugurated Khelo India Youth Games and expressed the government's commitment to hosting 2029 Youth Olympics and 2036 Olympic Games in the country। हम यहाँ पर पढ़ते हैं अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24। तमिलनाडु वो स्टेट है जो कि होस्ट कर रहा है इन गेम्स को, 6th एडिशन इसका है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं साउथ इंडिया के अंदर, और ये 4 सिटीज के अंदर खेले जाएंगे। तमिलनाडु में, मतलब चेन्नई में, मदुरई में, त्रिची, कोयम्बटूर, 19 से लेके 31 जनवरी तक। 5600 एथलीट्स का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा विद ओवर 275 कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होंगे अक्रॉस 26 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स एंड 1 डेमो स्पोर्ट। तो बेसिकली अगर आप में से कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, तो ये कुछ नंबर्स आप ध्यान में रख सकते हो, फैक्ट्स, बट यूपीएससी एक बार आप ध्यान में तो रख सकते हो कितने स्पोर्ट्स होंगे और कितने एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। हाँ, और साथ में बात कर रही थी एडिशन ऑफ अ डेमो स्पोर्ट दैट इज कॉल्ड सिलंबन, मतलब एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है फ्रॉम तमिलनाडु, एंड स्क्वैश इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम। ये टर्म अगर पूछ ली जाए कि दिस इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट, तमिलनाडु, एंड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड डेमो स्पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, एंड स्क्वैश विल बी ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखें। मैस्कॉट ध्यान में रखें, मैस्कॉट क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? वीर मंगई। वीर मंगई, तो रानी वेलु नाचियार, fondly known as Veer Mangai, was an Indian queen who waged a war against British colonial rule, right? So the logo features the figure of it, of her, right? So यहाँ पर अगर आप देख, the mascot logo जो है that is the figure of poet थिरुवल्लुवर। हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने कल के ही सेशन में थिरुवल्लुवर जी के बारे में डिस्कस किया था। अब जिन्हें नहीं याद है इसका मतलब उन्हें रिवीजन नहीं कर रहे हो, सो डू रिवाइज, इसीलिए मैं बोलती हूँ आज फिर नाम आ गया है। तो कनेक्टिविटी, अगर जिन्हें याद है ना उन्हें सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये तो हमने कल किया था, याद भी है अच्छे से। जिन्हें नहीं याद है तो फिर वही, कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिवाइव एंड प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री। ग्रास रूट लेवल से शुरू करना। एम क्या है? टू एस्टैब्लिश द कंट्री एज अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्टिंग नेशन ऑल्सो। एंड इवेंट 2018 में दिल्ली के अंदर शुरू हुआ था और हर साल फिर वहां से इसको हर साल कंटिन्यू किया जाता है। एक एनुअल इवेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करती है। एंड ऑब्जेक्टिव बता दिया, टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करे हैं क्या? गाइडलाइंस। किस चीज की? फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024। बहुत ही सिंपल, लाइंस नहीं पढ़ेंगे, 1-to-1 टॉक। गाइडलाइंस क्या कहती है? पहला तो कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन। क्या है कोचिंग सेंटर? एज पर दीज गाइडलाइंस के हिसाब से बता रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं कहना है, गाइडलाइंस हैं ये, और ये गाइडलाइंस इशू करी गई हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से एनी सेंटर दैट इज सेट अप बाय एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर स्टडी प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एकेडमिक सपोर्ट जो बच्चों को दिया जाता है एट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल्स विद मोर देन 50 स्टूडेंट्स। सो वो एक कोचिंग सेंटर हो गया। अब गाइडलाइंस है, पहला क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कोचिंग सेंटर्स नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एक लोकल अथॉरिटी के साथ, फॉलोइंग स्पेसिफिक फॉर्म्स, फीस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स दैट इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट। हर एक ब्रांच कोचिंग सेंटर की इज कंसीडर्ड अ सेपरेट एंटिटी और एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वही अगर हर एक कोचिंग सेंटर की अलग अलग ब्रांचेस होती है, किसी की इधर, किसी की उधर, किसी की यहाँ। अब अगर आप दिल्ली में कोचिंग ले रहे हो तो कोई अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, कोई अगर ओल्ड राजेंद्र नगर में है, कोई मुखर्जी नगर के अंदर है, तो फिर यहाँ पर सबको कहने का मतलब है दे हैव टू, हर एक ब्रांच इज कंसीडर्ड अ सेपरेट एंटिटी एंड उनको एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन चाहिए रहेगा। मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। नाउ एज फार एज मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, कोचिंग सेंटर्स आर नॉट अलाउड टू मेक मिसलीडिंग प्रोमिसेस या फिर गारंटी अबाउट रैंक्स, इतनी रैंक गारंटी, या फिर कोई एक फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है कि पेरेंट्स और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आप मार्क्स और रैंक्स बता रहे हो। ट्रांसपेरेंसी एम्फेसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोचिंग सेंटर्स मस्ट मेंटेन एक अपडेटेड वेबसाइट जहां पर उनके ट्यूटर्स की इंफॉर्मेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, कोर्सेज, करिकुलम डिटेल्स, ड्यूरेशन, हॉस्टल फैसिलिटीज, फीस, सब कुछ हो, राइट। फिर बात आती है स्टूडेंट एनरोलमेंट की। जो बच्चे 16 साल से कम है, they cannot enroll and the entry is allowed only after completing secondary school examination. फिर बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। ट्यूशन फीस फॉर वेरियस कोर्सेज वो फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए, डिटेल रिसीट प्रोवाइड करी जानी चाहिए एंड प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड प्रोस्पेक्टस मस्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन कोर्सेज, ड्यूरेशन, क्लासेस, ट्यूटोरियल्स, हॉस्टल फैसिलिटीज, फीस, एग्जिट पॉलिसीज, फी रिफंड का प्रोसीजर, सब कुछ। एनी फी इंक्रीज ड्यूरिंग द कोर्स वो प्रोहिबिटेड है, उसमें कोर्स की फीस भी या फिर कोई हॉस्टल रिलेटेड चार्जेस भी हो, बोथ आर इंक्लूडेड, राइट। अब रही बात एग्जिट पॉलिसी की। इन केस ऑफ मिड कोर्स विड्रॉल, अ प्रो रिफंड इज मैंडेटेड विद इन 10 days। अगर बच्चा डिसाइड करता है टू लीव अ कोर्स मिडवे, तो कोचिंग सेंटर मस्ट प्रोवाइड अ refund based on the remaining course duration and this should be done within 10 days. फिर इसके बाद रही इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की बात। तो कोचिंग सेंटर्स नीड टू, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के अंदर प्रॉपर एनो स्पेस होना चाहिए, सेफ्टी रेगुलेशंस इंश्योर करो। ये नहीं है कि एक रूम में 500 बच्चे हैं और कैमराज नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, गुड लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, सिक्योरिटी हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, वो सब कुछ होना चाहिए। स्टडी आवर्स की बात करें तो क्लासेस कॉन्साइड नहीं करने चाहिए स्कूल आवर्स के साथ, टू इंश्योर कि बच्चे दोनों चीज़ों को अटेंड कर पाए। वीकलीज ऑफ बहुत मैंडेटरी हैं बच्चों के लिए भी, ट्यूटर्स के लिए भी। एंड क्लास साइज शुड बी एप्रोप्रिएट ताकि एक हेल्दी टीचर्स टू स्टूडेंट रेशो मेंटेन हो, राइट। मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स, they should have a system in place for immediate intervention ताकि बच्चों को हेल्प करें who are facing distress, stressful situation। तो गाइडलाइंस ये सजेस्ट करती है कि कोचिंग सेंटर शुड एस्टैब्लिश अ काउंसलिंग सिस्टम, इजीली एक्सेसिबल हो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ताकि मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स अटेंड कर रहे हैं। देन कंप्लेंट मैकेनिज्म,
बच्चे, पेरेंट्स, tutors, employees of coaching centers, they can file complaints. If someone has any issue with the coaching center, or if the coaching center has concerns about students or parents, they can officially raise a complaint. Complaint को address किया जाएगा within 30 days. Right, so the resolution will be handled either by the competent authority overseeing the coaching centers, or एक specific committee established करी जाएगी by the government for this particular purpose. If a coaching center violates any terms, conditions जो कि guidelines में है, penalty होगी, and the first violation incurs a penalty of 25,000. Second offense के लिए penalty बढ़ जाएगी 1 लाख. Right, तो ये सारा concept है. Sorted है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग इन्फ्लेमेटरी बॉल डिसीज. अ रीसेंट साइंटिफिक स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द एसोसिएशन बिटवीन migraine and the development of IBD, inflammatory bowel disease. It is a term that describes disorders involving long-standing inflammation of tissue in the human digestive tract. It's not just एक condition में बोल दूं भाई, एक umbrella term है for the disorders that can vary. राइट, तो यहां पर दिस कंडीशंस इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन, डेवलपमेंट ऑफ अल्सर्स. जब मैं बोलती हूं, देयर आर 2 कॉमन वंस इसके अंदर. अल्सरेटिव कोलिटिस, इनर लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. तो यू विल डेवलपमेंट ऑफ सोर्स, अल्सर्स इज देयर. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के स्पेसिफिक में जब ज्यादा एसिडिटी भी बनती है ना. सो दिस टाइप ऑफ आईबीडी, अगर आप अगली देखो क्रोन्स डिसीज, इसके अंदर क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइनिंग. इट कैन अफेक्ट द लेयर्स ऑफ द ट्रैक्ट. मोस्ट कॉमनली इंपैक्ट्स ये पर्टिकुलर डिसीज स्मॉल इंटेस्टाइन को. लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है, बट ये पूरा मतलब आप देखो, देयर आर टाइप्स ऑफ इट. एडिशनली देयर इज अ थर्ड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट कोलिटिस IBD, जिसमें दोनों के फीचर्स हों, वो बात आ जाती है. कॉजेस क्या है? So, as far as causes are concerned, the exact cause is unknown, but it is a result of किसी का immune system अगर weak है. देखो, सारा खेल, कितने हमने diseases पढ़ लिए, सारी story immune system की है. Right? वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के चलते बाहर का नहीं खाओ, अच्छी डाइट लो. That is the scenario. Symptoms के अंदर you will see a range of problems in the colon, rectum, but it can also affect other parts also. Abdominal pain, rectal bleeding, diarrhea, fatigue, weight loss, ये सब कुछ होगा. And people with IBD may experience flare-ups followed by periods with no symptoms. ट्रीटमेंट की बात करूं तो कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, बट इट्स पॉसिबल टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, एंड जो सिम्टम्स हैं उसको एड्रेस कर सकते हो विद वेराइटी ऑफ थेरेपीज, मेडिकेशन, सर्जरी, डाइट, लाइफस्टाइल चेंज होना. तो ये सब है. अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करे, उसको स्ट्रॉन्ग करे, बाकी सब फिर साथ में अपने आप अच्छा होता जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज, आफ्टर रीलोकेटिंग डियर फ्रॉम कटक, ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट इज प्लांटिंग टू इंट्रोड्यूस सांबर एंड बाइसन इन दी चंदका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है ये ही पता होना चाहिए अपने को, है कि नहीं? चलो फिर चंदक धम्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं. उड़ीसा में खुर्द डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, और इट इज होम टू नंबर ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. ये लैंडस्केप को सेंचुरी का स्टेटस मिला 1982 में. ट्रॉपिकल क्लाइमेट अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया इज ट्रॉपिकल विद 3 डिस्टिंक्ट एंड वेल मार्क्ड सीजन. समर है, रेनी सीजन है, विंटर है. वेजिटेशन की बात करूं तो डेसिडियस और एवरग्रीन का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा. कुछ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं, राइट. बट ऑब्वियसली the interplay of biotic factors, it has changed the original character of the vegetation. तो आई होप आपने अपने ज्योग्राफी में कर लिया होगा कि कहाँ पर आपको कैसी वेजिटेशन देखने को मिलती है. फ्लोरा ये रहा, और ये रहा आपका फना. इसमें प्लांट्स, एलिफेंट्स, बार्किंग डियर और मंकीज, मैमल्स, वॉल्फ, हाइना. तो पैंगोलिन के बारे में मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको पढ़ाया था, याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो फिर रिवीजन, और अभी कुछ ही दिनों में पढ़ा है, और आपको कुछ ही दिनों की जो भी हमने करा है काम वो आपको रिवाइज करना है. तो यू हैव दिस लेक्चर ऑल्सो. बाकी जो भी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते हमने जो किया है, डू रिवाइज इस संडे, एंड विल मीट यू ऑन मंडे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.